स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। काफी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सेकंड ईयर बीएससी बीएड और जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर, जो अभी अपना सेमेस्टर भी होने वाला है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है एक तो, और एक बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो अपने दिसंबर में जल्द ही एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म जल्द ही आपकी तारीख आ जाएगी एग्जाम फॉर्म की, चाहे आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर लो या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लो, चाहे एमडीएस अजमेर की बात कर लो, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है वो आपके बिल्कुल नजदीक है। वो जल्द ही आपके होने वाले हैं। दिसंबर में आपके लगभग 25 दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट है हो जाने चाहिए। तो थर्ड सेमेस्टर के अपने एक ही यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपने थर्ड सेमेस्टर की एक फर्स्ट यूनिट है अपने फिजिकल केमिस्ट्री की, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट या उष्मागतिकी फर्स्ट। क्या होता है उष्मागतिकी, किस चीज के बारे में उष्मागतिकी में अध्ययन करेंगे, और ये विज्ञान की कौन सी, रसायन विज्ञान की शाखा है या विज्ञान की कौन सी शाखा है, इसमें अध्ययन किस चीज का होता है, इस सब चीजों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली अपने स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स का, उष्मागतिकी का अपने इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि है क्या बेसिकली उष्मागतिकी। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि सर उष्मागतिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अच्छा सर, यानी कि बेसिकली ऊर्जा से, उष्मा से रिलेटेड कुछ, अरे जैसे नाम से पता चल रहा है उष्मागतिकी, यानी कि उष्मा की गति के बारे में कुछ होना चाहिए। तो उष्मा की गति कैसे हो सकती है? उष्मा चल के जाएगी या फिर उष्मा किस प्रकार से परिवर्तन होती है, या उष्मा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से बदल सकती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे इस उष्मागतिकी चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करें कि सर उष्मागतिकी की कोई एक डेफिनेशन बता दो हमें, कोई एक परिभाषा बता दो जिसको हम लिख के नोट्स में अच्छे से। तो खूबसूरत शब्दों में आप लिख दीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए उसमें ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उष्मा ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उष्मागतिकी कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत होने वाले उष्मा परिवर्तन या उष्मा ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी कहलाता है। ठीक है सर। उष्मागतिकी के नियमों की बात करूं तो मैं बेसिकली 4 नियम होते हैं उष्मागतिकी के, प्रमुख 4 नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? वो नियम है जीरो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अरे सर ये तो आपने नाम ही बता दिया, इसमें है क्या? अरे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, अपने इन सबकी डिटेल लेंगे धीरे धीरे। ये अभी अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, अपना पहला लेक्चर है इस यूनिट का। सिर्फ इसमें बेसिक क्या क्या पढ़ना क्या है अपने को वो पढ़ते हैं, फिर जरूरत होगी उसके हिसाब से अपने आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। तो बात करें तो बेसिकली 4 नियम होते हैं उष्मागतिकी के, और उष्मागतिकी का जिसमें पहला नियम है जीरो नियम जिसको बोलते हैं। तो जीरो नियम में क्या है कि अगर कोई 3 निकाय है और उस 3 निकायों में, जैसे मान लीजिए ए बी और सी 3 निकाय है, अगर ए बी के साथ संबंध दर्शाता है और बी सी के साथ संबंध दर्शाता है तो ए बी सी के साथ उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या दर्शाएगा? संबंध दर्शाएगा। ये अपना जीरो नियम है। ठीक है सर। अब प्रथम नियम, अरे ऊर्जा संरक्षण का नियम कब से पढ़ते आ रहे हैं? 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। सर मतलब क्या हुआ ऊर्जा संरक्षित का? कि अरे ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या बताया जाता है कि ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है या ना ही नष्ट। अरे सर क्या झूठ बोल रहे हो आप तो, है ना? झूठ बोल रहा हूं मैं? ऊर्जा उत्पन्न क्यों नहीं की जा सकती? अरे सर कोयले से लाइट बढ़ाते तो है। हाँ कोयले से लाइट बढ़ाते हैं। अरे तो कोयला ऊर्जा, कोयला भी तो एक ऊर्जा का रूप है, वो ऊर्जा चेंज हो रही है कुछ ऊर्जा में। अरे कोयले को जलाया जा रहा है, कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा बढ़ाई जा रही है, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बढ़ाई जा रही है। तो कोयला का जब दहन करेंगे तो अपने को ऊर्जा नहीं मिलती क्या? यानी कि ऊर्जा का क्या हो सकता है? सिर्फ रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ये है अपना प्रथम नियम किसका? उष्मागतिकी का। बात कर लेता हूं द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम में 2 है, एक तो कार्लियस का नियम और एक तो काउलियस का नियम है, और एक मैं साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूं, शायद प्लांक का है। हाँ प्लांक का नियम है। तो 2 नियम है। इसमें क्या है? इन नियमों में यह है कि एक तो पहला नियम तो यह है कि 100% दक्षता का इंजन बनाना संभव नहीं है। 100% दक्षता का मतलब क्या हुआ? अरे 100% दक्षता का मतलब ये है
कि मान लीजिए आपने 1 लीटर कोई फ्यूल डाला, जैसे अपने बाइक के इंजन की बात करते हैं कि बाइक का इंजन अपने पेट्रोल से चलता है ना बाइक, तो ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो 1 लीटर फ्यूल यानी 1 लीटर पेट्रोल डाला तो उस 1 लीटर पेट्रोल से पूरी की पूरी एवरेज निकाल के दे दे, उसका वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। यानी कि सर कोई भी इंजन ऐसा नहीं बन सकता जिसमें हम जितना फ्यूल डालें वो उतनी ऊर्जा अपने को दे दे। ऐसा इंजन बनाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। हॉलिस ने क्या बताया था कि उष्मा हमेशा गर्म से ठंडी सतह की ओर, गर्म से ठंडे की ओर गमन करती है। अगर गर्म से ठंडे की ओर गमन करती है ये तो अपने को पता ही है। अरे गर्म पानी करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है, जब भाप बनती है, भाप गर्म होती है, वो कहां निकलती है, बाहर की ओर। क्यों निकलती है? क्योंकि बाहर क्या है, ठंड है। अरे जो अपना बर्तन है जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं उसके बाहर क्या है? अरे सर बाहर तो ठंड है, यानी तापमान कम है, यानी कि हमेशा गर्म से ठंड की ओर गमन करती है। लेकिन कभी देखा है ऐसा कि भाप वापस पानी के अंदर जा रही हो उस गर्म पानी के बर्तन में बाहर से? नहीं होता ना। इसका यह है कि ऐसा होगा तो भी एक कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन ये है कि बाह्य बल देना पड़ेगा। बाह्य बल दिए बिना कोई भी जो गर्म चीज है वो ठंडे की ओर गमन नहीं कर सकती। बेसिकली इतना ही है इसमें। बात करें थर्ड लॉ की, तो थर्ड नियम ये है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। और इसमें एक चीज ये भी बताई गई है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी हमेशा 0 रहती है। ये अपने बेसिकली 4 नियम है, इनकी परिभाषा इनमें है क्या, इन सब के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा इस पर गौर मत कीजिए। एक बार तो आप ये सिस्टम समझ लीजिए कि ये है क्या। सिस्टम नाम ले लिया तो ये सिस्टम यहां से देख के नहीं है, सिस्टम का मतलब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा उष्मागतिकी सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है ये भी पढ़ेंगे अपने। उष्मागतिकी के प्रमुख पदों की परिभाषा कि उष्मागतिकी में कौन कौन से पद काम में लेंगे और उन पदों की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, या कैसे उन पदों को हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे कैसे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तंत्र या निकाय या सिस्टम। सिस्टम एलवीस यादव वाला है भैया, एलवीस यादव का सिस्टम चल रहा है आजकल? नहीं, एलवीस यादव वाला सिस्टम नहीं है, ये है तंत्र या निकाय, वो वाला सिस्टम है। ये सिस्टम क्या होता है भाई? सिस्टम होता क्या है बेसिकली कि ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना है वो सिस्टम, तंत्र। यानी कि उष्मागतिकी में हम जिस भी सैंपल का, जिस भी सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, अपना सिस्टम है, तंत्र है, या इसको निकाय बोल दो। ठीक है सर, समझ गए। तो पारपार्श्विक क्या है, पारिपार्श्विक क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम के चारों तरफ का भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जो अपने ने अध्ययन के लिए चुन लिया, वो भाग क्या है। मान लीजिए कि मैंने इसको अध्ययन के लिए चुना है, ये एक मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम का अध्ययन करूंगा मैं। अरे इस सिस्टम के चारों तरफ ब्रह्मांड में जो भी बच गया ना, यहां से लेकर के अनंत दूरी तक, यहां से लेकर के इधर अनंत दूरी तक, इधर ऊपर अनंत दूरी तक, इस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बच गया ना वो सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग्स, या क्या है, पारिपार्श्विक। ठीक है सर। परिसीमा, तंत्र व निकाय व पारिपार्श्विक को अलग करने वाली सीमा परिसीमा या बाउंड्री कहलाती है। अरे मेरे को अध्ययन करना है इस सिस्टम का, ये सिस्टम का जो बाहरी खोल है ना, ये बाहरी खोल क्या है, परिसीमा है, बाउंड्री है। इस तंत्र के अंदर मेरे को क्या है, इस अंदर वाला क्या है, सिस्टम है। ये बाहर वाला खोल क्या है इसका, ये बाहर वाला खोल है इसका, ये बाहर वाला खोल इसका क्या है, बाउंड्री है। जैसे कि एक बार इस पे ध्यान दीजिए, इधर गौर कीजिए जरा, थोड़ी सी गौर क्या करना है, गौर ये कीजिए आप कि मान लीजिए इस जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के अंदर वाला पूरा का पूरा मेरा क्या है, तंत्र है, मेरा सिस्टम है। ये रेड लाइन फिर क्या हो जाएगी, बाउंड्री। ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी है वो हमारा तंत्र होगा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम पूरी की पूरी उष्मागतिकी की जानकारी लेंगे। और इसके अलावा ब्रह्मांड में जो कुछ भी बच गया ना, अरे ब्रह्मांड में कुछ भी बच गया हो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पारिपार्श्विक बोल सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद में बात करूंगा अगर बाउंड्री की, तो ये बाउंड्री 3 प्रकार की हो सकती है। कैसी की सर? सर वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी। भाई ऐसा हो सकता है कि रियल में ऐसी कोई बाउंड्री हो, ऐसी कोई सीमा हो, और अपने कल्पना भी कर सकते हैं, इमेजिनरी भी होती है, सोच भी सकते हैं कि ये अपना तंत्र है और ये इसकी बाउंड्री है। कोई जरूरी नहीं है कि रियल में ऐसा एग्जिस्ट करे ये परिसीमा, और हो भी सकता है कि ये रियल में एग्जिस्ट करे, या वास्तविक भी हो सकती है। दृढ़ व अदृढ़ हो सकती है, कि ये दृढ़ भी हो सकती है या फिर अदृढ़ भी
हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। उष्मा की चालक व अचालक हो सकती है, यानी ये जो बाउंड्री है हो सकता है कि इस बाउंड्री के थ्रू उष्मा का चालन हो जाए, उष्मा सराउंडिंग की तरफ आ जाए तंत्र से, और या फिर सराउंडिंग से तंत्र के अंदर चली जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये बाउंड्री उष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने दे, ये बाउंड्री उष्मा को रोक ले, ना तो वो तंत्र की उष्मा को बाहर जाने दे या फिर बाहर सराउंडिंग की जो उष्मा है उसको तंत्र के अंदर जाने दे। हो सकता है कि ये रुद्रोष्म भी हो सकती है। अचालक को हम क्या बोल सकते हैं, रुद्रोष्म भी बोल सकते हैं। तो ये अपना बेसिकली क्या था, इंट्रोडक्शन था। इन तीन चीजों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, ये बहुत बार अपने नाम यूज में लेंगे। एक तो सिस्टम, तंत्र या निकाय, एक अपना हो गया सराउंडिंग्स या पारपार्श्विक, और एक हो गया ये परिसीमा या इसको बाउंड्री बोल दो। ये चीजें बहुत बार इस चैप्टर में काम आएगी कि तंत्र तंत्र तंत्र, तो अपने को पता होना चाहिए क्या है बेसिकली, ठीक है। और अपने इसका केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री में कैसे काम में लेंगे उष्मागतिकी और थर्मोडायनेमिक्स को, तो केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन को मैंने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कि सर ये रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 CO2, सर यहाँ पे दहन होता है कार्बन का, तो अपने को क्या मिलती है, उष्मा मिलती है कि नहीं मिलती? अरे उष्मा मिलती है कि नहीं मिलती? और जब अपने इथर डालते हैं अपने हथेली पे तो हाथ ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है सर, उष्मा एब्जॉर्ब होती है, उष्मा शोषण होती है, यानी उष्मा खींचती है, यहाँ पे उष्मा मिल रही है। तो ये सब क्या है कि ये उष्मा का परिवर्तन जो अध्ययन करेंगे हम रसायन विज्ञान के अंदर, तो रसायन विज्ञान में भी उष्मागतिकी का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और वही अपने को पढ़ना है कि केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शंस पे इस उष्मागतिकी को किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में अपने ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि ये तंत्र और निकाय है, ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो तंत्र और निकाय के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपने तंत्रों के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो देख लेते हैं कि तंत्रों के प्रकार कैसे होते हैं। उनकी डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिकली 3 डायग्राम है, और डायग्राम से अपने को समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले बात करूं तो मैं तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगी तंत्र। खुला तंत्र क्या है? अरे सब कुछ खुला खुला पड़ा है, यानी सर क्या है खुला तंत्र? अरे खुला तंत्र कुछ इस प्रकार का तंत्र है कि जिसमें हम पदार्थ भी और डाल सकते हैं, और पदार्थ उसमें से निकाल भी सकते हैं, या फिर उसमें ऊर्जा भी जा सकती है और ऊर्जा उसमें से निकाली भी जा सकती है। यानी कि ऐसा तंत्र जो बिल्कुल खुला सा है। जैसे कि एक बीकर है, या अपने कटोरी मान लो, कटोरी में अगर गर्म जल डाल दिया तो क्या है कि उस कटोरी में जल और भी डाल सकते हैं, उस कटोरी में से जल निकाल भी सकते हैं। उस कटोरी की जो भाप है वो बाहर अपने आप ही रही है, और अगर सराउंडिंग ज्यादा गर्म है तो वो जो ठंडा है वो गर्म भी हो सकता है। यानी कि बेसिकली खुला तंत्र इस प्रकार का तंत्र है कि जिसकी कोई परिसीमा नहीं होती, यानी कि वो जो परिसीमा होती भी है तो उस परिसीमा में से पदार्थ को अंदर भी डाला जा सकता है और पदार्थ को निकाला भी जा सकता है, उष्मा डाली भी जा सकती है, उष्मा निकाली भी जा सकती है, ठीक है सर। अब आती है बात बंद तंत्र की। तो बंद तंत्र की, बंद तंत्र कैसा होता है कि इस प्रकार का तंत्र होता है सर कि इसमें पदार्थ और नहीं मिला सकते, यानी पदार्थ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एक ग्लास है, ग्लास में गर्म चाय डाल रखी है और ऊपर से अपने ने प्लेट से ढक दिया। ग्लास है, ग्लास में गर्म चाय है और ऊपर प्लेट से ढक दिया। अब प्लेट जब तक लगी हुई है उसमें और चाय तो नहीं डाल सकते, लेकिन चाय अंदर गर्म है, क्या वो ठंडी नहीं होगी? अरे हाँ, अपने ने ऊपर प्लेट डाल रखी है, थोड़ी धीरे ठंडी होगी लेकिन ठंडी तो होगी। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं? बंद तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परिसीमा होती है वो परिसीमा क्या है, उसमें से आर पार हो सकती है, लेकिन दृढ़ परिसीमा होती है, उस परिसीमा में से पदार्थ नहीं जा सकता, नहीं गुजर सकता। बात करते हैं अब विलगी तंत्र की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, विलगी तंत्र। ये इस प्रकार का तंत्र है कि इसमें एक बार जो चीज डाल दी वो वैसी की वैसी रहेगी। अरे सर क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी साइंस के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ाए जाते हैं? थर्मस। कौन से थर्मस? अरे सर गर्म पानी के, मिल्टन वाली बोतल, अरे चाय का थर्मस होते हैं ना थर्मस। सर एक बार जैसी गर्म चाय डाल दी, ऊपर से ढक्कन को अगर टाइट बंद कर दिया तो ना तो चाय ठंडी होगी ना चाय गर्म होगी, जैसी डाली है वैसी की वैसी अपने को मिल जाएगी। उसमें क्या होता है कि वो विलगी तंत्र होता है, उसमें ना तो हम पदार्थ और डाल सकते और ना ही उसकी उष्मा बाहर आ सकती, ना ही उसके अंदर उष्मा प्रदान की जा सकती है। यानी इस प्रकार के निकाय होते हैं, इस प्रकार के तंत्र होते हैं जिसमें ना तो पदार्थ ऐड किया जा सकता है और ना ही उष्मा ऐड की जा सकती, ना पदार्थ कम किया जा सकता और ना ही उष्मा। बेसिकली ये 3 अपने तंत्र के प्रकार है। इसके अलावा 2 और बच गए, एक तो समांगी हो सकता है, समांगी तंत्र, और एक है विषमांगी तंत्र। कौन सा? विषमांगी। अरे समांगी और विषमांगी मिश्रण वाली ही बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है।
समांगी में क्या होता है कि जैसे अपने समांगी मिश्रण की बात करें तो समान समान को बोलते हैं, यानी ऐसा जो पूर्ण रूप से घुल जाए, ऐसा जो पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए। जैसे कि सर आप बता रहे हो तो समांगी मिश्रण का कोई उदाहरण बता दो। लोहा, लोहे का बाट या लोहे की बोल, वो क्या है, एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से लोहे के कण है वो एक दूसरे में मिश्रित है। उसी प्रकार का तंत्र जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ भरा हुआ हो। और विषमांगी तंत्र क्या है, ऐसा तंत्र जिसमें दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ भरे हुए हो, वो विषमांगी तंत्र। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया अपने पास गैस हो गई, कोई भी गैस ले लो, और इसका एग्जांपल कोई भी ठोस ले सकते हो, जैसे कि लोहे का बोल बोल दिया मैंने। और विषमांगी तंत्र में अपने कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जल व तेल का द्रव, जल व तेल का मिश्रण, जल व तेल का मिश्रण, तो वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। उसी प्रकार से विषमांगी तंत्र जिसमें कि दो पदार्थों की उष्मा का आपस में क्या ना हो, कोई भी मिश्रण ना हो, इस प्रकार के तंत्र को विषमांगी तंत्र कहते हैं। और जो समान रूप से होते हैं उनको समांगी तंत्र कहते हैं। तो ये अपना बेसिकली था थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर अपने स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं और ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है। फिर अपने अध्ययन करेंगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।